गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग डिस्कस किए थे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उस असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने बात की थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था बडिंग, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन और फ्यूजन। इसके अलावा हमने दो और मेथड पढ़ा था, जैसा कि मैंने पीडीएफ आपको शेयर किया था। उस पीडीएफ में हमारा दो और था। हाँ, तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे बडिंग, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन और फ्यूजन। ये चार मेथड हम लोग पढ़े हैं। इसके अलावा मैंने जो पीडीएफ आपको शेयर किया था, उस पीडीएफ में हमारा दो टॉपिक और था जो हमने बात की थी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वह एनिमल में नहीं होता है। ये जो मेथड है ये occurs only in some plants। तो हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है एनिमल रिप्रोडक्शन का। तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे थे सीनियर क्लास में। 12th क्लास में हम लोग असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम ये आगे पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक था वह खत्म हो गया। इसके बाद अब हमको पढ़ना है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें भी केवल एनिमल का है, प्लांट हमें भी पढ़ना नहीं है, तो हम प्लांट का डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिस तरह हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन का वह मेथड जिसमें एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म, चाहे वो डेवलप करके या कई टुकड़ों में बांटकर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा था, वो हमारा क्या था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा उससे डिफरेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको डिफाइन क्या करेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which two parents, वो भी two parents हैं कौन, तो one male and another female। ना ही दोनों मेल एनिमल चाहिए और ना ही दोनों फीमेल पेरेंट चाहिए, मतलब एक मेल पेरेंट चाहिए और एक फीमेल चाहिए। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स involved in production of new organisms of their own kind is called sexual reproduction। is called sexual reproduction। अब ये जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
सब में ऐसा नहीं, केवल एनिमल की बात हो रही है। प्लांट में जब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 10th क्लास में पढ़ना है, तो वहाँ पर क्या है कि प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो फ्लावर के थ्रू हो रहा है। और बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिसमें एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स अवेलेबल है। तो वहाँ पर अलग अलग इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है, एक ही इंडिविजुअल है लेकिन सेक्स ऑर्गन्स अलग है। तो एक चीज और हमको याद रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज essential for fusion or fertilization of two gametes। वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन होना जरूरी है। गैमीट क्या होगा, तो एक होगा मेल गैमीट एंड दूसरा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट किसमें बनेगा, मेल पेरेंट में, और फीमेल गैमेट क्या हो जाएगा, फीमेल पेरेंट में। ठीक, तो अगर ये हमारा मेल पेरेंट है, दूसरा फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट में क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल पेरेंट में फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनेगा, मेल गैमीट, और फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमेट। जब हम लोग सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस किए थे तो हमने पढ़ा था दो तरीके का सेल डिवीजन होता है, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम का नंबर है वह पेरेंट बॉडी के कॉमन होता है, जबकि मियोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर जो है वह पेरेंट सेल का हाफ हो जाता है। इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन है, उसमें मेल गैमीट के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन का होना जरूरी है। मियोसिस सेल डिवीजन का होना जरूरी है, और इसी मियोसिस की वजह से जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हर ऑर्गेनिज्म में, हर इंडिविजुअल में मेंटेन होता है। अगर मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी गैमीट का फ्यूजन होता है उससे पता चलेगा कि एक ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक ऑर्गेनिज्म के हर जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर डबल होते जाएगा। यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसमें जो क्रोमोसोम होगा वह क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड होगा। इसको हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब गैमीट बन जाएगा मियोसिस के बाद ये जो हमारा बनेगा वो क्या हो जाएगा, n, इट मींस हैप्लॉयड। 2n को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिप्लॉयड, और n क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड। अगर हमको हैप्लॉयड और डिप्लॉयड को एक्सप्लेन करना है तो डिप्लॉयड कहेंगे cells having paired number of chromosomes। वैसे सेल जिसमें क्रोमोसोम पेयर में होंगे वो सेल हमारे क्या कहलाएंगे, डिप्लॉयड सेल कहलाएंगे। और हैप्लॉयड क्या हो जाएगा, सेल्स having unpaired number of chromosomes। क्या सुना देगा इसका?
हैविंग अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो क्या होता है हमारा हैप्लॉइड, और जो डिप्लॉइड होगा उसके सेल में क्या होगा, क्रोमोसोम पेयर में होगा। अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बाद में ह्यूमन बीइंग का डिटेल पढ़ेंगे। अब ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना, ये दोनों फ्यूज करेंगे और इनके फ्यूजन के प्रोसेस को या तो हम फ्यूजन नाम देंगे या इसी को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। अब दोनों तरीके से मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट, दोनों का जब फ्यूजन होगा इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होगा वह एक सिंगल सेल बनेगा जिस सेल का नाम होगा जाइगोट। और इस जाइगोट में मेल गैमेट का भी न्यूक्लियस आया और फीमेल गैमेट का भी न्यूक्लियस आया, यानी कि इसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम, इसमें भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम। जब दोनों एक साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, ये जाइगोट फिर से डिप्लॉइड हो जाएगा, मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर फिर डबल हो जाएंगे। अब इस जाइगोट के सेल में फिर से क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। और हमने बात की थी कि माइटोसिस सेल डिवीजन, उसको हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इसके बाद जो नया सेल बनता है उसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वह पेरेंट सेल के ही बराबर होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। तो जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो उसके बाद जब रिपीटेड माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जो एक से अधिक सेल का ये ग्रुप होगा जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो डेवलप करके बेबी एनिमल बनाएगा। यही क्या होगा, इस एम्ब्रियो में फिर से माइटोसिस होगा और माइटोसिस होते होते एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद बेबी एनिमल का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द आउटलाइन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम यहाँ पे प्लांट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पहले ही हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू स्पीसीज। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में हमको पता है कि एक सिंगल सेल में, डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन बीइंग के एक सिंगल डिप्लॉइड सेल में कितना क्रोमोसोम होगा, 46। तो यानी कि जो मेल पेरेंट होगा, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कितना होगा, 46 क्रोमोसोम, और फीमेल पेरेंट में भी 46 क्रोमोसोम। जब इसका सेक्स ऑर्गन है इसमें भी 46 क्रोमोसोम, फीमेल में भी 46। लेकिन जब ये इसका मेल गैमेट या फीमेल गैमेट जब हैप्लॉइड बना तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया, 23, और यहाँ भी n का वैल्यू कितना हो गया, 23। लेकिन जब फिर से फर्टिलाइजेशन में दोनों एक साथ मिलेंगे, ये जो जाइगोट पे क्रोमोसोम होगा कितना हो गया, 46। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। अगर मियोसिस नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बार बार जब ये गैमेट्स फ्यूज करेंगे उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो नया इंडिविजुअल बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर डबल होते जाएगा। तो फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जब क्रोमोसोम का नंबर डबल होने से क्या नुकसान, तो आप अंदाजा लगाइए। आप सभी ने एग्जाम्पल देखा होगा या सुना होगा ट्रांसजेंडर, जिसको हम कॉमन बोलचाल में छक्का बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं। ट्रांसजेंडर के केस में क्या होता है, या तो एक क्रोमोसोम 46 के जगह पर या तो 47 क्रोमोसोम हो जाता है, या एक क्रोमोसोम घट जाता है, 45 हो जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाने से या घट जाने से ये जो इंडिविजुअल होगा, न मेल होगा न फीमेल होगा, दोनों का कॉम्बो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसजेंडर। मतलब ये उभयलिंगी होता है या बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हुए भी दोनों में से कोई भी सेक्स ऑर्गन फंक्शनल नहीं होंगे। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर मियोसिस नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अगर मियोसिस नहीं होता है गैमेट बनने से पहले, तो आप अंदाजा लगाइए कि जब क्रोमोसोम नंबर डबल होगा तो पता चलेगा कि अब ये इंसान नेक्स्ट जनरेशन हमारा कोई और इंडिविजुअल होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। क्लियर?
हाँ तो बच्चों, अब इसके बाद हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के जगह पर हमारा अगला टॉपिक है ह्यूमन बीइंग्स। अब एनिमल के केस में एक एक्सेप्शन है अर्थवर्म का। अर्थवर्म जिसको हम लोग केचुआ भी बोलते हैं, कॉमन बोलचाल में चारा भी कहते हैं, वह बाइसेक्सुअल यानी कि हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन वह खुद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे पार्टनर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी हम फिलहाल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स कैसे ऑर्गेनिज्म है? Human beings are dioecious, D-I-O-E-C-E-O-U-S, dioecious organisms। डायोसियस ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या है कि वैसे ऑर्गेनिज्म, सच ऑर्गेनिजम्स in which male and female sex organs are present on separate individuals। उसको हम लोग बोलेंगे डायोसियस। डायोसियस थोड़ा टफ वर्ड हो गया, इसके लिए हम डायोसियस के जगह पर, इसके जगह पर हम यूनिसेक्सुअल भी लिख सकते हैं। डायोसियस के लिए हम यूनिसेक्सुअल वर्ड भी यूज करते हैं, जो हमारा सिंपल वर्ड है, आसानी से समझ में आ जाएगा। सिंगल सेक्स ऑर्गन्स होगा। अब उसके लिए हमको क्या करना है? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले सेक्सुअल मैच्योरिटी की जरूरत है, जिसके बारे में हम लोग को अगले चैप्टर में पढ़ना है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। वो जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होता है, मेल में कैसे होगा, फीमेल में कैसे होगा, दोनों का कंडीशन क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें डिस्कस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो चीज याद रखना है कि कौन कौन से ऑर्गन्स है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मेल में और फीमेल में। तो आइए हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वह हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है, जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें हमारा बॉडी का कोई भी फिनोमिनन अकेला एक सिंगल ऑर्गन नहीं कर सकता, कई सारे ऑर्गन मिलकर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करना जरूरी है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे ग्रुप ऑफ सच ऑर्गन्स which are combinedly responsible for reproduction is called reproductive system। Is that clear? अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वह ह्यूमन में मेल और फीमेल का अलग अलग पार्ट है उसमें। तो पहले हम अलग अलग डिटेल में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक आउटलाइन पढ़ लेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट है? उसमें है सबसे पहला अ पेयर ऑफ टेस्टिस,
उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स ग्लैंड। वो भी कौन सा? तो मेल सेक्स ग्लैंड, या उसी का दूसरा नाम है मेल गोनैड। उसके बाद a pair of vas deferens। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल, पेनिस। ये हमारे पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेल पार्ट है वो क्या है? टेस्टिस है। बाद में उस टेस्टिस से वास डिफरेंस कनेक्टेड होता है और पेनिस है। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल, इन दोनों को एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सपोर्ट करने का काम करेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। इसके बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हमको पढ़ना है ठीक उसी तरीके से मेल की तरह फीमेल में भी अ पेयर ऑफ ओवरीज, यानी कि उसको हम लोग बोलेंगे फीमेल गोनैड्स या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। उसी ओवरी से जुड़ा होगा अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स को हम लोग ओविडक्ट्स भी कहते हैं। उसके बाद सिंगल यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना। अब हम लोग आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे।